हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्थ स्कॉलर। सो हमारे सुपर शॉर्ट टॉपिक्स के सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मंडल फ्लेमिंग मॉडल। ओके, सो देख लेते हैं क्या होता है। द बेसिक मंडल फ्लेमिंग मॉडल लाइक द आईएसएलएम मॉडल, ये आईएसएलएम मॉडल का ही एक्सपेंशन है ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, ये क्या है? आईएसएलएम मॉडल का ही एक्सपेंशन है ओपन इकोनॉमी में। इट्स बेस्ड ऑन द assumption ऑफ फिक्स्ड प्राइस लेवल। पहला assumption क्या है कि प्राइस लेवल फिक्स्ड है एंड shows द इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स मार्केट एंड द मनी मार्केट। जैसे आईएसएलएम बताता है गुड्स मार्केट और मनी मार्केट के बीच का इंटरेक्शन, वैसे ये भी दिखाता है किस चीज में? ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, मॉडल एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट इनकम में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको ये मॉडल शो करता है कि शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। The Mundell Fleming model is based on a very restrictive assumption. Assumption क्या है कि small open economy है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, स्मॉल कंट्री है विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है यानी कि अगर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी होती है, मतलब दो कंट्री में कैपिटल जो है फ्लो वो एकदम ही परफेक्ट फ्लो है, बिल्कुल भी कोई रुकावट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्या होता है? फॉरेन इंटरेस्ट रेट और डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हमारा सेम हो जाता है। बेसिक assumption ऑफ दिस मॉडल इज डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर और इक्वल्स टू वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डैश। ठीक है, आर और आर डैश दोनों सेम होगा। आर क्या है? डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आर डैश क्या है? वर्ल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है in a small open economy with perfect capital mobility. Main prediction of the Mundell-Fleming model is that the behavior of an economy depends crucially on the exchange rate system it adopts. मेन प्रिडिक्शन क्या है मंडल फ्लेमिंग मॉडल का? कि जो बिहेवियर है एक इकोनॉमी की वो डिपेंड करती है किस तरह का एक्सचेंज सिस्टम वो अडॉप्ट करता है, या तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। कंट्री जैसे ही एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करेगा उस हिसाब से उस कंट्री की इकोनॉमी बिहेव करेगी। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, ये देखिए गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी वाई माइनस टी, यानी कि कंजम्पशन पार्ट, इन्वेस्टमेंट पार्ट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पार्ट, और एन एक्स नेट एक्सपोर्ट पार्ट जो कि एक्सचेंज रेट पे डिटरमाइन करता है। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एम अपॉन पी, रियल मनी इज इक्वल टू एल विच डिपेंड्स ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट। शिफ्ट किस किस चीज से होता है? आईएस कब शिफ्ट होगा? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, टैक्सेस घटेगा, फॉरेन इनकम बढ़ेगी और एक्सचेंज रेट बढ़ेगा। जबकि एलएम कब शिफ्ट होता है? मनी सप्लाई के बढ़ने से। नेक्स्ट आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि है कि कैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अगर हमारी कंट्री अडॉप्ट करती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारी कंट्री अडॉप्ट करती है तो फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने से क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ असर होगा कि नहीं होगा, ये देखते हैं। तो देखिए, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाना है हमें। क्या लगाना है हमें? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो हमारा आईएस कर्व क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। आईएस किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो आईएस हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। आईएस ये है हमारा एलएम और आईएस ओरिजिनल है। जब हम फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं तो हमारा आईएस कर्व आगे शिफ्ट होता है। अब देखिए, इस आईएस कर्व के शिफ्ट होने से डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जा रहा है। तो हमारी जब डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो कैपिटल इनफ्लो बहुत होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो जब ज्यादा लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो ज्यादा डिमांड होगी आईएनआर की। ठीक है, इंडियन रुपए की डिमांड बहुत होगी, और इसकी डिमांड बढ़ने से क्या होगी? एक्सचेंज रेट घटेगा यानी कि आईएनआर अप्रिशिएट कर जाएगा। इंडियन रुपए की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, और डिमांड बढ़ने से क्या होगी? उसकी वैल्यू बढ़ेगी यानी कि वो अप्रिशिएट कर जाएगा।
और इस एप्रिसिएशन से क्या होगा, एक्सचेंज रेट घट जाएगा। तो फॉल इन एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक गुड्स एक्सपेंसिव, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस, आउटपुट फॉल्स टू इनिशियल लेवल। अब एक्सचेंज रेट घटने से हमारी वैल्यू बढ़ने से क्या होगी, हमारी गुड जो है फॉरेन मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएगी। हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ने से गुड्स जो है, देखिए करेंसी मान लीजिए पहले $1 में 70 रुपए था, अब $1 में 65 रुपए है। तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट की है, लेकिन एक्सचेंज रेट क्या हुआ है, फॉल हुआ है। ठीक है, समझ आया एक्सचेंज रेट फॉल कैसे हुआ। और इसके फॉल होने से फिर एक्सचेंज रेट जब फॉल होगा, हमारी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, तो इससे एक्सपोर्ट जो है, हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट महंगे हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट का वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम घटेगा तो आउटपुट घटेगा, और फिर अगर एक्सपोर्ट्स हमारा घटेगा तो आप जानते हैं आईएस फिर हमारा वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। एंड दैट्स वाई फिस्कल पॉलिसी का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में कोई रोल नहीं है। इससे हमारी इकोनॉमी की ना तो इनकम बढ़ रही है, ना ही कोई और चेंज आ रहा है। ठीक है, आईएस फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं कि फिस्कल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी के बढ़ने से क्या होता है। तो मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा एलएम जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, एलएम हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, ये हमारा ओरिजिनल एलएम और आईएस है। राइटवर्ड शिफ्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट घट जा रहा है, इंटरेस्ट रेट आपका देखिए घट रहा है, इंटरेस्ट रेट घटने से एलएम शिफ्ट कर गया, एलएम शिफ्ट करने से इंटरेस्ट रेट हमारा घट गया, इंटरेस्ट रेट घटने से कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो होगा, हमारी कंट्री से बाहर जाएगी कैपिटल, और बाहर जाएगी तो हमारी करेंसी की डिमांड जो है वो घट जाएगी, तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगा। ठीक है, और करेंसी डेप्रिशिएट करने से एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होगा तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ जाएंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आईएस कर्व उधर शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। तो हमारा नया एलएम और नया आईएस जहाँ इक्विलिब्रियम में है वो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दैट इज E1। अब देखिए हमारा एक्सचेंज रेट सेम एक्सचेंज रेट पे आ गए हैं, सॉरी सेम इंटरेस्ट रेट पे आ गए हैं, लेकिन इनकम हमारी इतनी बढ़ गई है। तो इससे क्या पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी, अगर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं तो इसका इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, इनकम हमारी क्या हो रही है, इनकम हमारी बढ़ रही है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव है, क्या है, इफेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पहले फिस्कल पॉलिसी को देख लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल एलएम है, ये हमारा ओरिजिनल आईएस है, ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं, ये हमारा बीपी कर्व है, बीओपी कर्व है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारा बीओपी कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में प्योरली वर्टिकल होता है। ठीक है, तो ये हमारा बीओपी कर्व है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, तो आईएस हमारा शिफ्ट कर गया, आईएस हमारा शिफ्ट कर गया IS1 पे। इसका शिफ्ट करने से इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ने से फॉरेन इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक रेट फॉरेन इंटरेस्ट रेट से बढ़ गया, तो कैपिटल इनफ्लो हुआ, बहुत सारा कैपिटल हमारे पास आएगा। अब देखिए सेंट्रल बैंक को इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, कैपिटल आने से क्या होगा कि अगर फ्लेक्सिबल होता तो हमारी करेंसी जो है वो क्या होती, अप्रिशिएट कर जाती, लेकिन यहाँ तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो इसमें चेंज नहीं आएगा। तो सेंट्रल बैंक कैपिटल इनफ्लो से अगर वो फ्लक्चुएट करना भी चाहता है तो सेंट्रल बैंक जो है वो उसको फिक्स मेंटेन रखेगी, और इसकी वजह से इसको मेंटेन रखने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सेंट्रल बैंक एलएम, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो एलएम जो होगा
वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होगा वो इवन बनेगा। यानी कि हम फिर उसी इंटरेस्ट रेट पे आ गए, लेकिन हमारी इनकम जो है वो इतनी बढ़ गई। ठीक है, हमारी इनकम इतनी बढ़ गई कंट्री की। तो इंटरेस्ट रेट बैक टू ओल्ड लेवल, एक्सचेंज रेट भी हम मेंटेन कर रहे हैं और आउटपुट भी हमारा बढ़ रहा है, यानी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुल्ली इफेक्टिव है। समझ आया? अब मॉनेटरी पॉलिसी को देख लेते हैं। ये हमारा ओरिजिनल आईएस, ये एलएम और ये हमारा बीओपी कर्व। अब देखिए मॉनेटरी सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो एलएम कब हमारा शिफ्ट हो रहा है राइटवर्ड, एलएम 1 पे शिफ्ट हो रहा है। ये हमारी पहली इक्विलिब्रियम थी आईएसएलएम की। ठीक है, अब एलएम राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो हमारा इंटरेस्ट रेट घट रहा है। तो इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से वो फॉरेन इंटरेस्ट रेट से कम हो गया तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। तो इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी, मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगी। तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगी तो वापस से एलएम अपने पोजीशन पे आ जाएगा और हमारी इक्विलिब्रियम यहीं की यहीं बनी रहेगी। यानी कि एलएम शिफ्ट हुआ लेकिन वापस से अपनी पोजीशन पे चला गया, कोई भी इक्विलिब्रियम में शिफ्ट नहीं आया। सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इनइफेक्टिव रही। क्या रही? इनइफेक्टिव रही। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो है लेकिन कैपिटल मोबिलिटी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। तो यहाँ देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, इसीलिए हमारा बीओपी जो है वो कैसे है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये फ्लैटर है। तो मनी सप्लाई बढ़ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी हमको देखना है, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे। ये हमारा ओरिजिनल एलएम और आईएस है, ये हमारी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है जहाँ तीनों कर्व कट कर रही है एक दूसरे को। मनी सप्लाई बढ़ने से एलएम कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और इसके शिफ्ट होने से हमारा इंटरेस्ट रेट फॉल किया और इनकम हमारी इतनी बढ़ी। ठीक, न्यू इक्विलिब्रियम बिलो शेड्यूल। अब जो नया इक्विलिब्रियम बना है आईएसएलएम का, ये बीओपी के नीचे बना है, यानी कि बीओपी डेफिसिट में है। यानी कि इस इक्विलिब्रियम पे बीओपी किस में है, डेफिसिट में है। ठीक है, ये बीओपी डेफिसिट को शो कर रहा है। तो expanding monetary policy here increases output but put BOP in deficit, so not a good solution. तो monetary policy जब हम यहाँ यूज कर रहे हैं expansionary monetary policy, तो हमारी इनकम बढ़ तो रही है लेकिन ये बीओपी हमारी डेफिसिट में जा रही है, तो इसलिए ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में फिस्कल चेंज होने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये ओरिजिनल एलएम है, ये आईएस है और ये बीओपी है। ये तीनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है। अब फिस्कल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाने का मतलब है कि आईएस को हम शिफ्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से हमारा आईएस राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए अगर बीओपी शेड्यूल फ्लैटर है जैसे कि हमारे ग्राफ में अभी है, देन इक्विलिब्रियम इज अबव बीओपी कर्व। तो नया जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो बीओपी कर्व के अबव बन रहा है, तो वो क्या है, बीओपी सरप्लस में है। तो बेटर वे टू इंक्रीज आउटपुट, अब इससे आउटपुट भी बढ़ रहा है और बीओपी भी सरप्लस में है, तो ये एक बेटर वे है। लेकिन अगर बीओपी शेड्यूल आपका स्टीपर होता है, मान लीजिए ये शेड्यूल अगर आपका ऐसे होता, ठीक है, ये अगर बीओपी शेड्यूल होता तो आपका इक्विलिब्रियम बीओपी के नीचे बनता, यानी कि डेफिसिट में होता। तो वो अच्छा तरीका नहीं होता, अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता आउटपुट बढ़ाने का। आउटपुट तो बढ़ता, देखिए यहाँ पे कट करता तो आउटपुट तो इतना बढ़ता लेकिन बीओपी हमारा डेफिसिट में चला जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में। ठीक, तो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के आने से क्या होता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लाने से। ये हमारा ओरिजिनल आईएस, ये हमारा ओरिजिनल एलएम। तो हम मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, हमारा एलएम कर्व शिफ्ट हो जाता है और ये हमारा बीओपी है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है। अब मनी सप्लाई के बढ़ाने से हमारा एलएम कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो एलएम 1 पे आ गया, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ बना, इवन पे बना।
अब देखिए ये बीओपी शेड्यूल के नीचे है, यानी कि बीओपी डेफिसिट में है, तो ड्यू टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो बीओपी जैसे ही डेफिसिट में जाएगा, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फॉल कर रहा है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉल करने से कैपिटल इनफ्लो होगा, सॉरी आउटफ्लो होगा, और बीओपी हमारी डेफिसिट में जाएगी, बीओपी डेफिसिट में जा रही है और एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट बढ़ने से क्या होगा कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। अगर मान लेते हैं कि हमारा एलएम शिफ्ट कर गया, ठीक है, एलएम के शिफ्ट करने से इंटरेस्ट रेट हमारा घट गया, तो इंटरेस्ट रेट के घटने से कैपिटल आउटफ्लो हुआ, कैपिटल आउटफ्लो होने से हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गई, करेंसी क्या कर गई, डेप्रिशिएट कर गई। तो जब करेंसी डेप्रिशिएट कर गई मतलब हमारे कंट्री का गुड जो है वो फॉरेन कंट्री में सस्ता हो गया, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट बढ़ने से बीओपी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से बीओपी इंप्रूव किया तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट कॉज शिफ्ट इन आईएस कर्व, और हमारा आईएस भी शिफ्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट बढ़ने से, तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आएगा वो E2 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एलएम नया, ये LM1 है, नया बीओपी शेड्यूल BP1, और नया आईएस शेड्यूल IS1, ये नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और इसमें देखिए इस इक्विलिब्रियम में हमारा इंटरेस्ट रेट जरा सा घटा है बट हमारी इनकम बहुत बड़ी है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लाने का क्या अंजाम है। तो पहले देखिए ये हमारा ओरिजिनल आईएस, और ये हमारा एलएम, और ये हमारा बीओपी, ये हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट ओरिजिनल। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, तो हमारा आईएस शिफ्ट हो रहा है, आईएस को हमने शिफ्ट करा दिया IS1 पे, तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है R0 से R1 पे चला गया, इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया। इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो होता है। ठीक है, इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होता है, कैपिटल इनफ्लो होता है। तो देखिए जो नया इक्विलिब्रियम है ये हमारे बीओपी शेड्यूल से बहुत ऊपर बना है, यानी कि बीओपी हमारा सरप्लस में है। ठीक, अबव बीपी हेंस देयर इज बीओपी सरप्लस, तो हमारा कैपिटल इनफ्लो होगा एक्सचेंज रेट बढ़ने से, और इस कैपिटल इनफ्लो से हमारी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट कर जाएगी, और करेंसी अप्रिशिएट करने का मतलब कि हमारे गुड्स फॉरेन में जो है वो महंगे हो जाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो घट जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स घटने से हमारा बीओपी शेड्यूल भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, और हमारा आईएस शेड्यूल भी उस हिसाब से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये दोनों जब नए शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारा नया इक्विलिब्रियम पोजीशन जो बनेगा वो E2 बनेगा, यानी कि हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ रहा है जबकि इनकम हमारी बहुत थोड़ी सी बढ़ी। समझ आया? कंक्लूजन देख लेते हैं। ओवरऑल रिजल्ट ऑफ दिस मॉडल शोज दैट fiscal stimulus is likely to have little effect on the value of the currency but reduce net exports. रिजल्ट ये बता रहा है कि जो फिस्कल स्टिमुलस है, यानी कि जब हम फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगा रहे हैं, तो उसका करेंसी की वैल्यू पे लिटिल इफेक्ट है लेकिन नेट एक्सपोर्ट घटा दे रही है। जबकि हम मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं तो नेट एक्सपोर्ट पे बहुत कम इफेक्ट है लेकिन वैल्यू ऑफ द करेंसी को वो घटा दे रही है। तो ये मॉडल इसलिए सजेस्ट करता है कि हमको कॉम्बिनेशन लगाना चाहिए, फिस्कल एक्सपेंशनरी और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन का अगर हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो ये करेंसी की वैल्यू बूस्ट करेगी और नेट एक्सपोर्ट को घटा देगी। और फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन और मॉनेटरी एक्सपेंशन इन दोनों को साथ में लगाते हैं तो ये नेट एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगी,
और वैल्यू ऑफ द करेंसी को घटा देगी। तो हमें जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमी में चाहिए, अगर हमारी इकोनॉमी की बीओपी अगर ज़्यादा डेफिसिट में है, हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो हम फिस्कल कंट्रैक्शन और मॉनेटरी एक्सपेंशन लगाएंगे। और हमारी बीओपी अगर सरप्लस में है, हमें एक्सपोर्ट घटाना है, तो फिर हम फिस्कल एक्सपेंशन और मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक। Mundell Fleming model shows how to make appropriate use of monetary, fiscal and trade policy to achieve any desired macroeconomic objective. Mundell Fleming model यही बताता है कि इन तीनों पॉलिसीज को, मॉनेटरी, फिस्कल और ट्रेड पॉलिसी को अप्रोप्रिएटली कैसे यूज करें कि हमें जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए वो मिले। द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉलिसी डिपेंड ऑन द एक्सचेंज रेट सिस्टम, और एक्सचेंज रेट सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। जैसे कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में ओनली मॉनेटरी पॉलिसी कैन अल्टर नेशनल इनकम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको भी मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इफेक्टिव होती है, तो वही नेशनल इनकम को अल्टर कर सकती है। इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज टोटली न्यूट्रलाइज विद करेंसी अप्रिसिएशन। और अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लगाते भी हैं, तो करेंसी अप्रिशिएट करने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट घट जाएगा, और ये इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को। और वैसे ही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिस्कल पॉलिसी जो होती है हमारी इफेक्टिव होती है। अब देखिए, ये एक चार्ट है जिससे आप बहुत जल्दी रिमेम्बर कर सकते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पहले लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट अगर हमारा है, तो फिस्कल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सचेंज रेट हमारी बढ़ती है और नेट एक्सपोर्ट घट जाती है। इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनकम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। मॉनेटरी एक्सपेंशन से क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ती है, इफेक्टिव है, एक्सचेंज रेट घट रहा है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। मतलब मॉनेटरी एक्सपेंशन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में इफेक्टिव है। जबकि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से क्या होता है, बस एक्सचेंज रेट बढ़ता है, इनकम और एक्सपोर्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब देखिए, फिक्स्ड रेट रिजाइम में फिस्कल एक्सपेंशन से इनकम बढ़ रही है, यानी कि फिक्स्ड रेट में फिस्कल पॉलिसी जो है वो फुल्ली इफेक्टिव है। इन दोनों पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे तो कोई चेंज नहीं ही आएगा, किसी भी पॉलिसी को लगाइए, क्योंकि ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजाइम है। और मॉनेटरी एक्सपेंशन से इन तीनों में ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से इनकम बढ़ रही है और नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मतलब फिक्स्ड में, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन भी इफेक्टिव है और फिस्कल एक्सपेंशन भी इफेक्टिव है। ठीक। अब देखिए, एक और टॉपिक इससे मिलता जुलता है, उसे हम कहते हैं पॉलिसी ट्रायलेमा। ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक कॉर्नर हमारा है फ्री कैपिटल मोबिलिटी, दूसरा कॉर्नर है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, और तीसरा कॉर्नर है मॉनेटरी ऑटोनॉमी। अब देखिए, ये पॉलिसी ट्रायलेमा हमें ये बताता है कि हम एक कंट्री में इन तीनों जो तीन हमारे तीन ट्रायंगल के कॉर्नर दिए गए हैं, जो कि है फ्री कैपिटल मोबिलिटी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और मॉनेटरी ऑटोनॉमी, इन तीनों को हम एक साथ अचीव नहीं कर सकते किसी कंट्री में। ठीक है, तो हमें कोई एक साइड ऑफ द ट्रायंगल को चूज करना पड़ेगा, यानी कि हम किसी दो को ही एक साथ अचीव कर सकते हैं। अगर हम किसी दो को कर, हमें किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन से दो कॉर्नर को चाहते हैं और एक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। देखिए, अ पॉलिसी ट्रायलेमा, ऑल्सो नोन एज इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी भी कहते हैं, एक इकोनॉमिक थियरी है जो ये बताता है कि अ कंट्री कैन नॉट साइमल्टेनियसली हैव थ्री की पॉलिसी गोल्स। एक कंट्री इन तीनों पॉलिसी गोल्स को एक साथ अचीव नहीं कर सकती। तीन पॉलिसी गोल्स क्या है हमारे, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो। पॉलिसी मेकर्स को मस्ट किसी भी चूज एनी टू ऑफ द थ्री गोल्स, कि तीन में से कोई दो गोल उन्हें चूज करना है, एज सारी एक साथ अचीव करना इम्पॉसिबल है। थ्री कंफ्लिक्टिंग पॉलिसी गोल्स इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है, कि यानी कि एक कंट्री सेंट्रल बैंक कैन सेट इट्स ओन इंटरेस्ट रेट, अपना इंटरेस्ट रेट कंट्री का सेंट्रल बैंक को खुद डिसाइड करे, एंड कंट्रोल्स इट मनी सप्लाई टू मैनेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करे।
नेक्स्ट है फिक्स एक्सचेंज रेट। अ कंट्री कैन कमिट टू कीपिंग इट्स करेंसी वैल्यू स्टेबल। फिक्स एक्सचेंज रेट रख के करेंसी वैल्यू अपनी स्टेबल रख पाए। या फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, अलाउ मनी टू मूव फ्रीली इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्री विदाउट रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल। किसी भी रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल के बिना वो मनी को कंट्री से मूव करने की इजाजत हो, कंट्री में आने की या कंट्री से जाने की। तो ये तीनों जो है, ये तीन गोल्स जो हैं, ये साथ में कोई कंट्री अचीव नहीं कर सकती। अगर वो ये दोनों कर रही है तो उसे फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर वो फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल लेके चल रही है तो उसे इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और अगर वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री फ्लो को लेके चल रही है तो उसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।